हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 8वां चैप्टर व्यावसायिक वित्त के स्रोत सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें हम इससे पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्यशील पूंजी का महत्व। हमने इससे पूर्व के वीडियोस में कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी ये देख चुके हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है किसी भी व्यापार में। और कार्यशील पूंजी का मतलब ये है कि जो दिन प्रतिदिन लगने वाली पूंजी होती है, जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए जो पूंजी लगती है, या श्रमिकों को वेतन देने के लिए, या फिर पैकिंग वगैरह करने के लिए जो राशि लगती है, स्टोर करने के लिए जो राशि लगती है, वो जो निरंतर लगती रहती है आए दिन रोज, वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो किसी भी व्यवसाय में अब हम देखते हैं कि उस कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है कच्चे माल का क्रय करने के लिए। कच्चे माल को क्रय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और कार्यशील पूंजी के बिना कच्चा माल क्रय नहीं किया जा सकता। फिर है व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यय, जैसे मजदूरी देना है, ईंधन की आवश्यकता है, या किसी भी प्रकार का भुगतान करना है, तो उसके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर विक्रय व्यवस्था के लिए, अब कोई भी यदि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण होता है तो उसकी विक्रय व्यवस्था भी व्यवस्थित की जानी चाहिए, नहीं तो माल रखा हुआ सड़ जाएगा। इसलिए उस विक्रय व्यवस्था के लिए भी दिन प्रतिदिन पैसों की आवश्यकता होती है, वो कार्यशील पूंजी के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर देनदारियों का समय पर भुगतान। देनदारी यानी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं कि जो उसी समय नहीं दिए जाते हैं, कुछ दिन बाद दिए जाते हैं, तो वो जो देनदार है जिनको देना है उनका समय पर भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। फिर उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, यदि उत्पादन निरंतर चाहिए तो कच्चा माल भी निरंतर आते रहना चाहिए और सारा श्रमिकों को भी निरंतर रुपया वेतन के रूप में दिया जाना चाहिए। तो उत्पादन में यदि निरंतरता बनाए रखनी है तो कार्यशील पूंजी का महत्व है। फिर अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ। कभी कभी वस्तुएं बनने के बाद भी उसकी अच्छी कीमत नहीं आती है, तो बाजार के अवसरों को देखकर उन वस्तुओं को फिर बाजार में विक्रय हेतु लाया जाता है। उसके लिए भी कहीं न कहीं वस्तुओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। फिर नगद छूट का लाभ उठाने के लिए, नगद देने पर कहीं कहीं छूट मिलती है, उस फायदे को उठाने के लिए भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए, बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं जिसमें व्यवसाय को लाभ होता है। ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर संकट काल के लिए कुछ पूंजी ऐसी रखी होती है, कार्यशील पूंजी का ही एक भाग, कि यदि कोई संकट काल आए तो उस समय उस पूंजी से काम चला लिया जाता है। और फिर है मंदी का सामना करने के लिए, यदि बहुत मंदी आ जाती है तो फिर मंदी का सामना करने के लिए भी राशि की आवश्यकता होती है और वो कार्यशील पूंजी के द्वारा ही संभव हो सकती है। तो अभी हमने देखा कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या हैं, यानी ये जो लगती रहती है रोज, किसी भी व्यवसाय में रोज लगने वाले रुपए कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके क्या स्रोत हैं। तो उनका पहला स्रोत है इनके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं कार्यशील पूंजी। अल्पकालीन स्रोत है और दीर्घकालीन स्रोत है। अल्पकालीन स्रोत यानी कम समय के लिए और दीर्घकालीन स्रोत यानी अधिक समय के लिए। अल्पकालीन स्रोतों में है बैंक साख, बैंक के द्वारा ऋण लेना, व्यापार साख, किश्त साख, ग्राहक अग्रिम, प्राप्यों का विक्रय और ह्रास कोष। इनके माध्यम से कार्यशील पूंजी मिल सकती है। और दीर्घकालीन स्रोत है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, सावधिक बैंक ऋण, जन निक्षेप और स्थायी संपत्ति का विक्रय।
अभी ये जो हमने दीर्घकालीन स्रोत देखे हैं वो हम अभी बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगले वीडियो में आपको इन्हीं सबके डिटेल्स पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है वित्त प्राप्ति के स्रोत, यानी जो पूरे व्यापार या व्यवसाय के लिए जो हमारे पाठ का भी नाम है कि वित्त प्राप्ति कैसे की जाएगी, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। तो व्यावसायिक वित्त प्राप्त करने के स्रोत यहाँ हमने लिखे हैं, कई स्रोत हैं और इन स्रोतों को ही हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला है समता अंश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, अगला है अवितरित लाभ, सार्वजनिक जमा, व्यावसायिक साख, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक पत्र, संस्थ, विनिमय विपत्र का भुगतान, वैश्विक निक्षेप रसीदें, अमेरिकन निक्षेप रसीदें, अंतर कंपनी जमा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यूरो निर्गमन, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बंध पत्र और पट्टा वित्त प्रबंधन। ये सारे वित्त प्राप्ति के स्रोत हैं। अभी जो हमने वित्त प्राप्ति के स्रोत देखे हैं उसमें सबसे पहले है अंश। अंश यानी शेयर्स। अब ये अंश क्या है, यह शेयर क्या है? तो एक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि में के जिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है उन्हें अंश कहते हैं। यानी किसी भी व्यवसाय की जो पूरी पूंजी है उस पूंजी को कंपनी के छोटे छोटे एक समान हिस्सों में बांट देती है, तो उस हिस्से को अंश कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंशों के प्रकार। तो अंशों के दो प्रकार है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता, अब यहां पर हम देखते हैं समता अंश क्या है। तो इक्विटी शेयर, समता अंश को इंग्लिश में इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर क्या है? तो ये समझने के लिए कि समता अंशधारियों को कंपनी का लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों को बांटने के बाद शेष बचने पर मिलता है। यदि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश बांटने के बाद कोई लाभ नहीं बचता तो इन्हें कुछ भी लाभांश के रूप में नहीं मिलता। इस प्रकार यदि कंपनी का समापन होता है तो समता अंशधारियों को पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है। इस प्रकार समताधारी अधिकतम जोखिम उठाते हैं, इसलिए इनकी पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। कंपनी को अधिक आय होने पर इन्हें अधिकतम लाभांश भी प्राप्त होता है। समता अंश पूंजी को प्रोफेसर साइमंड बाल तथा केली ने परिभाषित किया है कि समता अंश वह पूंजी है जो उद्यम की अंतिम जोखिम उठाती है और जो कंपनी की अवशिष्ट आय तथा संपत्तियों को बांटती है। व्यवसाय का नियंत्रण पूंजी के इसी स्वरूप के हाथों में होता है। देखिए, जब कोई भी कंपनी शुरू होती है तब उसकी जितनी भी पूरी है कुल पूंजी है, उस पूंजी को छोटे छोटे अंशों में बांट कर उनको बेचा यानी इशू किया जाता है जनता को। और सबसे पहले समता अंश खरीदने वाले लोग कंपनी के ही प्रारंभ करने वाले होते हैं। पहले पहले कोई समता वाले अंश खरीदना नहीं चाहता है, सब पूर्वाधिकार अंश खरीदना चाहते हैं। पूर्वाधिकार अंश यानी जिनको लाभांश का हिस्सा पहले मिल जाता है। अभी हम इसके बाद वाले वीडियो में पूर्वाधिकार अंश पढ़ेंगे, लेकिन समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों एक साथ समझना ज्यादा यहाँ पर आवश्यक है कि किसी भी कंपनी को के समता अंश जो खरीदता है उसको जब लाभ होता है कंपनी को, तो उस लाभांश का हिस्सा पहले ऋण पत्र खरीदने वालों को मिलता है, उसके बाद पूर्वाधिकार अंश जो खरीदते हैं उनको मिलता है, और उसके बाद समता अंश वालों को यदि बचे तो मिलता है। इसलिए जो समता अंश लेते हैं कंपनी के,
वो जरूरी नहीं है कि इनको कुछ फायदा मिले ही, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में इनको फायदा लाखों में मिल जाता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं पैसा लगाने की, अंश लेने की। अंश लेने के बाद जो पैसा कंपनी को मिलता है उससे कंपनी चलाती है, अपना कारोबार चलाती है। और यदि कंपनी, इनको पैसा वैसे वापस नहीं होता, इनके द्वारा अंश खरीदे गए जो है, इनके द्वारा जो अंश लिए गए हैं, उनका पैसा इन्हें कभी भी, ये दावा भी नहीं कर सकते उसको प्राप्त करने का। लेकिन यदि कंपनी समाप्त हो जाती है तो इनका पैसा, जब तक सबका पैसा नहीं बच जाता तब तक इनका पैसा, समता अंश खरीदने वालों का पैसा नहीं लिया जाता। समता अंशधारी बोलते हैं उसको, समता अंश खरीदना नहीं बोलते, समता अंशधारी यानी जिनके पास समता अंश है। ऐसे लोगों को कंपनी समाप्त होने के बाद ही यदि पैसा कुछ बचता है तो मिलता है, और यदि हानि हो गई, पैसा नहीं बचा, तो समता अंशधारियों को वो पैसा नहीं मिलता है। ये और पूर्वाधिकार अंशधारियों को जब पैसा बढ़ता है कंपनी का, भले कंपनी बंद हो रही हो, फिर भी वो जो पैसा बढ़ता है वो पहले ऋण पत्र वालों को बढ़ता है, फिर पूर्वाधिकार अंशधारियों को बढ़ता है, और फिर समता अंशधारियों को बढ़ता है। लेकिन समता अंशधारी ही अधिकतम ऐसे होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनकी कंपनी में अच्छी पकड़ होती है। तो अब हम देखते हैं समता अंशधारी, समता अंशों की विशेषताएं। इसमें सबसे पहली विशेषता या गुण है, समता अंशधारियों को कंपनी की सामान्य सभा में मत देने का अधिकार होता है। इनका एक कंपनी में वर्चस्व बना रहता है, तो ये उनकी सभा में मत दे सकते हैं। फिर समता अंशधारी कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। जो भी इस कंपनी को संचालन करने वाली समिति बनेगी या मंडल बनेगा, उनको चुनने का अधिकार समता अंश जिन्होंने लिए होंगे उनको होता है। फिर कंपनी का नीति निर्धारण भी समता अंशधारी ही करते हैं। सामान्य परिस्थिति में समता अंशधारी को पूंजी वापस नहीं होती है। इनकी पूंजी जो एक बार लग जाती है वो समाप्त होने के बाद ही मिलती है। लाभांश जरूर इनको मिल सकता है, लेकिन जो इनकी पूंजी लगी हुई है शेयर्स लेने पर, वो पूंजी इनको सामान्य परिस्थिति में वापस नहीं होती। फिर इनकी लाभांश प्राप्त करने की दर निश्चित नहीं होती। इनको जितना लाभांश होगा उस हिसाब से लाभांश मिलता है, जबकि पूर्वाधिकार लाभांशधारियों को जितना तय होगा उतना लाभांश मिलता है। फिर कंपनी पर पूंजी पुनर्भुगतान का दावा नहीं कर सकते। ये कंपनी पर पूंजी पुनर्भुगतान यानी उनको पूंजी वापस की जाए इसका दावा नहीं कर सकती। फिर ये स्थायी पूंजी उपलब्ध कराते हैं। समता अंशधारी स्थायी पूंजी उपलब्ध कराते हैं, जिनसे किसी भी व्यापार का स्थायी संचालन किया जा सके। फिर ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। और ये समता अंशधारी, समता अंश की जो पूंजी है, समता अंश पूंजी से कंपनी की साख में भी वृद्धि होती है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, समता अंशों के दोष या हानियां। इसमें पहला है, समता अंशों के अधिक निर्गमन से कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति आ जाती है और समता अंशों को कंपनी के समापन के पूर्व वापस भी नहीं किया जा सकता। अब ये जो है, यदि ज्यादा लोग समता अंश खरीद लेते हैं तो किसी भी व्यवसाय में अधिक पूंजी की समस्या उत्पन्न होती है। फिर वो अधिक पूंजी का दुरुपयोग करने लगते हैं लोग, और ये पूंजी वापस भी नहीं की जा सकती, ये तो अंत में ही वापस की जाती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है कि अंश बाजार में यानी शेयर मार्केट में सिर्फ समता अंशों को ही सूचीबद्ध किया जाता है। तो समता अंशों को सूचीबद्ध करने के बाद यदि किसी भी अंशों के कृत्रिम मूल्य में उतार चढ़ाव से सट्टेबाजी को जन्म मिलता है। फिर ज्यादा अंश खरीदकर कंपनी का नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि ज्यादा समता अंश खरीद लेंगे तो वो कंपनी के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। फिर समता अंशधारी कंपनी कार्यों में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने जोखिम ली है तो हमारी भी
चलना चाहिए, क्योंकि इनकी पूंजी जो है वो जोखिम के रूप में होती है। सबसे ज्यादा जोखिम समता अंशधारी ही लेते हैं। फिर समता अंशधारी से कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लाभ नहीं मिलता। फिर समता अंशधारी की आय अनिश्चित होती है। जरूरी नहीं है कि इनको हर बार लाभांश का कुछ हिस्सा मिले, हो सकता है इनको ना मिले और हो सकता है इनको बहुत मिल जाए, क्योंकि जो पूर्वाधिकार अंशधारी है उनको एक निश्चित राशि देने के बाद यदि बहुत राशि बचती है तो समता अंशधारियों को कभी कभी बहुत फायदा होता है और कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फिर मंदी काल में समता अंशधारियों के अंशों का मूल्य कम हो जाता है तो लाभांश भी कम हो जाता है। कभी कभी तो इनकी जो लगाई हुई राशि है वो भी वापस नहीं हो पाती। फिर कंपनी के समापन की दशा में समता अंशधारी को सबसे अंत में पूंजी प्राप्त होती है, हानि की दशा में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।